गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा फिर से आपके सामने गुरुज आश्रम ऐप पर एक और चैप्टर का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए, यानी कि हमारी जो 10वीं क्लास है उसके लिए उसी के चैप्टर में से एक और टॉपिक का हम बात कर रहे हैं। वो है एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। क्या टॉपिक है हमारा? जो चैप्टर है वो है बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अब देखो सॉल्ट का मतलब तो ये होता है, नॉर्मली अगर हम माने के साथ नमक होता है। क्या होता है भैया? नमक। लेकिन यहाँ पर वो नमक नहीं है, ये लवण है। ये क्या है? लवण है, यानी कि खनिज जो है उनके कॉम्बिनेशन से जो मटेरियल बन रहा है, जो सब्सटेंस बना है, वो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पहले एसिड की। पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एसिड की। अगर हम बात करें पहले, यदि हम एसिड की अगर बात करें तो, अगर हम एसिड की बात करें तो क्या होगा? एसिड की प्रॉपर्टीज़, यानी कि एसिड के जो गुण धर्म है, एसिड यानी कि अम्ल के जो गुण धर्म है उनके बारे में हमें पता करना ज़रूरी है कि अम्ल होते क्या है। अब एक अम्ल होता है और एक अलम होता है। अलम तो बेटा कहाँ काम आता है? जो अफीम होता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज यानी कि हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में उसको अलम कहा जाता है। बट हम बात करें अम्ल की। किसकी? अम्ल की। अम्ल का मतलब है एसिड, यानी कि ऐसा पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? खट्टे हो। क्या हो? जो स्वाद में खट्टे होने चाहिए। पहले बात हम लोग कर लेते हैं अम्ल के बारे में कुछ बात, यानी कि कुछ एसिड की प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये होता है कि अम्ल क्या होता है? स्वाद इसका क्या होता है? स्वाद के आधार पर ये होता है खट्टे, यानी कि दे आर सॉर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा इनका होता है टेस्ट। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि जो हमारा लिटमस पेपर है, ये उसको क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस टू ब्लू को क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ब्लू को रेड में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट। तीसरी बात यह है कि जितने भी ऐसे सॉल्यूशंस है जो H+ यानी कि हाइड्रोजन प्लस का आयन दे रहे हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं, वो सारे एसिड होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं, यानी कि अम्ल होते हैं जो एसिड दे रहे हैं। तीसरी बात हमारे पास, चौथी बात यह है कि इसका जो pH मानक है, यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन की जो शक्ति है वो देने की इसके अंदर जो क्षमता है, इसका जो मान होता है 0 से लेकर 6.9 तक, 0 से 6.9 तक इसका pH मान होता है। 6.9 तक का। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सारी क्लासेस के टीचर्स से आप लोग मिल चुके हो, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, क्योंकि आप हमारे बैच के वो स्टूडेंट्स हो जो काफ़ी स्कूलों से अटैच है, तो सब टीचर्स ने आपको बहुत कुछ बताया। लेकिन कई जगहों पर आपने उनसे सुना है कि बेटा 0 to 7 जो होता है ना, वो एसिड होता है। तो बेटा ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं सही करा दूँ करेक्शन कि 7 हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, एसिड नहीं होता। 7 हमेशा न्यूट्रल होता है, एसिड नहीं होता है। इसलिए इसकी वैल्यू 6.9 तक ही मानी गई है। अगर आप इसको 7 लिख देते हो राउंड ऑफ करके कि सर 6.5 से ज़्यादा है, हमने तो राउंड ऑफ कर लिया। तो बेटा अगर राउंड ऑफ करते हो ना, तो मेरे हिसाब से तो आपको 6.5 पर भी क्या होना चाहिए? ये न्यूट्रल हो जाना चाहिए। ये क्या हो जाना चाहिए? न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता, याद रखिएगा 7 हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 हमेशा न्यूट्रल होता है। ये चीज़ का हमेशा क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है।
एसिड का जो pH होगा वो 0 से 6.9 तक ही होगा, 6.99 ले सकते हो, बट एग्जैक्टली अगर 7.0 ले लिया या 7 ले लिया तो बेटा वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, वो एसिड में या बेस में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेस की, किसकी, बेस की यानी कि क्षार की। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, क्या आप इन दोनों में डिफरेंस बताएं, इन दोनों में क्या बताएं डिफरेंस। तो इन दोनों में ये 4 पॉइंट्स है जो इनके बेस पर डिफरेंस हो सकते हैं, क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, यानी कि इसके अंतर में जा सकता है। अब इसका स्वाद देखो, अगर ये खट्टे है, ये खट्टे है, तो बेटा ये क्या है, कड़वे है, क्या है, कड़वे, यानी कि दे आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा है, बिटर है, यानी कि कड़वा टेस्ट है। ठीक है, ये अगर नीले को लाल में बदलता है तो बेटा ये क्या करेगा, क्या करेगा, रेड लिटमस टू, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, टू ब्लू लिटमस में। अब लिटमस है ना, एक टाइप का सोल्यूशन होता है, एक टाइप का सोल्यूशन होता है जो हमें एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार को ज्ञात करने में कि उस सोल्यूशन में अम्ल है या क्षार है, उसको निकालने में ये हमारे लिए उपयोगी। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, लिटमस स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लिटमस जो पेपर आता है उस पेपर का हम इस्तेमाल करेंगे। ये आपको नॉर्मली केमिस्ट्री जो लैब है वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, वहाँ पे आप देख सकते हो इसको। ये या तो नीले कलर के आते हैं या फिर लाल कलर के, दोनों ही कलर के अंदर आपको अवेलेबल रहेंगे। तीसरी बात करें तो यहाँ पर ये H+ आयन दे रहा था, ये H+ आयन यानी H धनात्मक आयन दे रहा था। ये क्या करता है, OH नेगेटिव आयन यानी OH ऋणात्मक आयन देता है, OH ऋणात्मक आयन देता है ये। ठीक है, तीसरी बात है इसका जो pH है, इसका जो pH है वो 7.1 से 7.1 से, इसका जो pH यानी पोटेंस है वो 7.1 टू 14 तक का है, 7.1 से लेकर 14 तक का है। और पूरी pH स्केल का मान होता है 0 से 14, पूरी pH स्केल का मान कितना होता है, 0 से 14 तक का, यानी कि 0 टू 14 पूरी की पूरी pH स्केल का मान होता है। आ गया, चलिए अब आपके पास में ये टॉपिक तो यहाँ तक है, ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग आज से आज तक पढ़ते आए हैं, जो आज से आज तक पढ़ते आए। अब इसके अंदर 2 टॉपिक और है, वो है प्रबल और दुर्बल, यानी कि स्ट्रांग और वीक, स्ट्रांग और वीक। अब वो चाहे स्ट्रांग बेस की बात करें या वीक बेस की बात करें तो वो चीज़ अब हम यहाँ देखेंगे थोड़ी सी। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले स्ट्रांग पार्ट ले रहे हैं और यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग वीक पार्ट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रांग बेस और वीक बेस, वो नहीं ले रहा हूँ, मैं स्ट्रांग की बात कर रहा हूँ और वीक की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रांग वो होता है जो पूरी तरह से अपने आप को आयनाइज कर ले। यहाँ पर क्या होता है देखो, H और OH माइनस, H+ और OH माइनस, मैंने पहले ही बताया था आपको जस्ट पीछे कि अम्ल जो होता है ना H+ आयन दे रहा है, यानी कि वो आयनाइज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, उसमें आयनाइजेशन कम्प्लीटली कंडक्ट हो रहा है। इसमें वीक जो होंगे ना उनमें पूरी तरह से आयनाइजेशन नहीं होता, उनमें कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता। तो जिनमें बेटा कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है तो वो तो क्या है, स्ट्रांग है, और जिनमें आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता वो वीक है। अब जैसे अगर हम स्ट्रांग एसिड की बात करें, किसकी करें, स्ट्रांग एसिड में, तो ऐसे एसिड्स यानी कि वो अम्ल जिनमें H+ आयन का आयनाइजेशन कंप्लीट हो, यानी कि पूरा हो जाना चाहिए, H+ आयन का आयनीकरण पूर्ण रूप से हो जाए, वो सोल्यूशन क्या होता है, स्ट्रांग एसिड होते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होता है, प्रबल अम्ल होते हैं। और उसी तरह से अगर स्ट्रांग बेस की हम बात करें, स्ट्रांग बेस की यदि हम बात करें, यानी कि प्रबल क्षार की हम बात करें, किसकी, प्रबल क्षार की यदि हम बात करें, तो जिसमें OH माइनस कम्प्लीटली आयनाइज होता है, OH का OH माइनस यानी OH नेगेटिव आयन का, OH ऋणात्मक आयन का पूर्णतया आयनीकरण संभव है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रांग बेस कहलाते हैं। क्या कहलाता है,
स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वीक एसिड की। किसकी? वीक एसिड्स की अगर हम बात करें तो वो एसिड जिनमें H+ आयन क्या होता है, पूर्णतया आयनाइज नहीं हो पाता, यानी कि वो इनकम्प्लीट, यानी कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आयनीकरण का रह जाता है, तो वो होता है वीक एसिड। वो क्या होता है? वीक एसिड। और अगर हम स्ट्रॉन्ग वीक बेस की बात करें तो जिनमें OH नेगेटिव आयन इनकम्प्लीट होता है, यानी कि उसका आयनीकरण भी पूरा नहीं हो पाता, आयनाइजेशन OH नेगेटिव आयन का नहीं हो पाता है, तो वो भी क्या कहलाता है? वीक बेस। यानी कि दोज बेस सब्सटेंस विच डू नॉट गेट आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेस। यानी कि वो क्षार जिनका किसी भी जलीय सोल्यूशन में या जलीय सोल्यूशन के अंदर उसका क्या नहीं हो पाता, पूर्णतया आयनीकरण नहीं हो पाता, वो क्या कहलाता है? वीक, यानी कि दुर्बल क्षार। ठीक है, आगे अब देखो हम कुछ अम्ल और कुछ क्षार की बात कर रहे हैं। कुछ अम्ल और कुछ क्षार की अगर हम बात करें, उसके उदाहरण मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में जो अम्ल है, मेरे पास में जो अम्ल यानी कि जो एसिड्स है, क्या है? अम्ल, यानी कि जो एसिड्स है वो कौन कौन से? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, H2SO4 यानी कि गंधक, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, फिर लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ठीक है, और भी जो है, और भी जो खट्टे चीज़ें हैं, जैसे वेनिगर, ये आपके आ गया मैलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो ये सारे उसमें आ जाते हैं बेटा। अब हम क्षार की बात करें, यानी कि बेस की बात करें। किसकी बात करें? बेस, यानी कि क्षार की अगर हम बात करें तो जितने भी हाइड्रोक्साइड्स है, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स है वो सारे बेस में आते हैं, वो सारे क्या होते हैं? क्षार के रूप में गिने जाते हैं। जैसे MgOH यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH का मतलब क्या है? सोडियम, Na सोडियम, और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, NH4OH। तो ये जो आपके पास में कंपाउंड्स है, ये जो सब्सटेंस है, ये सारे क्या है? बेस है, यानी कि ये क्षार के उदाहरण है। आगे बेटा बात समझ में? चलिए एक बार आपको टाइम दे रहा हूँ, तो 2 मिनट में इसको कवर कीजिए, बी फास्ट। ओके, हो गया? चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अब हम थोड़ी सी कुछ थ्योरी की बात कर रहे हैं, कुछ थ्योरी की बात कर रहे हैं जो आगे हमारे काम आने वाली है, जो किसी न किसी ने दी है, जो किसी न किसी ने दी है। लेकिन उससे पहले, उन थ्योरी से पहले मैं आप लोगों को कुछ पीएच के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पीएच और उसकी स्केल के बारे में, प्लस पीएच की उपयोगिता हमारे लाइफ में, यानी कि पीएच के जो हमारे डेली यूजेस है, उन डेली यूजेस के बारे में मैं आप लोगों को अभी टॉपिक में बता रहा हूँ। तो हम पहले बात करते हैं पीएच की। पीएच होता क्या है? पीएच का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, यानी कि किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी सोल्यूशन में, यानी किसी विलयन के अंदर उसकी जो हाइड्रोजन देने की जो क्षमता है, यानी OH नेगेटिव को चाहे H+ आयन देने की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम उसका क्या कहेंगे? पीएच मान कहेंगे, उसका पीएच मान कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पीएच जो है किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी सोल्यूशन का अम्लता और क्षारता, यानी कि एसिडिटी और उसकी बेसिसिटी, इन दोनों को नापने के काम आती है। पीएच
ठीक है। अब पीएच स्केल की बात करें तो बेटा देखिए, अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 7 है और ये हमारा 14 है, ठीक है। यानी कि पीएच स्केल का मान कहाँ से है, 0 से लेकर 14 तक का। 7th वाला जो टॉपिक है, यानी 7th जो इंडिकेटिंग पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा होता है न्यूट्रल। न तो ये एसिड में जाता है और न ही बेस में आता है, न एसिड में इंक्लूडेड है न ही बेस में इंक्लूडेड है, ये न्यूट्रल है, न तो एसिडिक है न ही बेसिक है। जैसे कि हमारा शुद्ध पानी, हमारा शुद्ध पानी, ठीक है। आगे अगर कोई भी टॉपिक आयनाइज हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर आयनाइज हो रही है, कोई भी लिक्विड अगर आयनाइज हो रही है तो बेटा उसमें करंट फ्लो ज़रूर होता है। लेकिन जो प्योर वाटर यानी कि जो न्यूट्रल होता है उसके अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। और यही रीज़न है आपके पास में कि सर प्योर वाटर में कभी करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें किसी तरह का एसिडिक या बेसिक कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होते, कोई भी उसके पीएच को चेंज नहीं कर रहा। अगर ये पीएच 0.1 भी डिक्रीज होता है या 0.1 भी इंक्रीज होता है तो बेटा वो एक तरह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 to 7 और 7 to 14, तो 7 से लेकर 0 तक का जो मामला है बेटा वो एसिड का है। क्या है? 7 से लेकर 0 तक का मामला किसका है? एसिड का है। यानी कि ये जो रेंज है 0 to 7, वापस बोल रहा हूँ मैं, 0 to 7 हो गया 6.9। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्ट 7 लिया तो क्या आ गए, न्यूट्रल पे आ गए ना। बोल दिया ना मैंने आपको ये पहले ही कहा था कि सर 6.9 है। अब देखो क्वेश्चन आ गया ना सर, क्या आप भी 7 बोल रहे हो, पहले 6.9 बोला था। यही चीज़ मैं यहाँ बता रहा था आपको कि यहाँ पर जैसे 0.7 बोला, 0 to 7 बोला, सर 7 पे तो न्यूट्रल ऑलरेडी है, तो हम क्या मानते हैं इसको 0 to 6.9, 0 to 6.9 तक का जो वैल्यू होता है, जो पार्ट होता है वो एसिडिक होता है। कौन सा होता है? एसिडिक। और अगर किसी का पीएच 7.1 से 14 तक आ जाता है, कहाँ तक? 14 तक आ जाता है, तो वो बेटा कौन सा पार्ट होता है? बेस होता है। कौन सा पार्ट होता है? बेस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा मेरी, अगर किसी का पीएच 6.9 है तो वो कम एसिडिक है, बहुत ही कम एसिडिक है। अगर उसी का पीएच मान लीजिए 5 है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, इसके कंपेयर में वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर 4 है तो वो और ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर 3 है तो और ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे पीएच घटेगा 6.9 से आप जैसे जैसे लो आ रहे हो, जैसे जैसे आप क्या आ रहे हो, लो आ रहे हो, वैसे वैसे एसिड की मात्रा भी बढ़ेगी, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ेगी, वो और ज़्यादा क्या होता जाएगा, एसिडिक बनता जाएगा। लेकिन अगर यही बात हम यहाँ पर करें बेस में, तो बेस में बेटा अगर आप 7 पर हो, क्या हो, 7 पर हो, तो 7 पर भी ये इंक्रीमेंट होगा। जैसे जैसे आप 7.1 से लेकर 14 तक जा रहे हो तो यहाँ पर भी क्या होगा, बेस का वैल्यू बढ़ेगा, बेस का वैल्यू बढ़ेगा। याद रखिएगा 7.1 से ज़्यादा बेसिक है 8, उससे ज़्यादा बेसिक है 9 और उससे ज़्यादा बेसिक है 10, और ये इसी तरह से 14 तक चलेगा। अब आपकी बुक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, देखिएगा बुक्स के अंदर ये डायग्राम कुछ इस टाइप से है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये कुछ इस टाइप से है, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअली में ये याद रखिएगा 14 वाला ज़्यादा बेसिक होता है और 0 वाला ज़्यादा एसिडिक होता है। जितना कम वैल्यू पीएच में आएगा उतना ज़्यादा वो एसिड बढ़ाएगा, और जितना ज़्यादा बेस में जाएगा पीएच बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में, हमारी डेली लाइफ में इनका यूज़ क्या है, पीएच का यूज़ आती है, कहाँ ज़रूरत है हमें पीएच को यूज़ करने। तो बेटा पीएच हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, पीएच बहुत ही ज़्यादा
काम आती है। जैसे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी इन स्टमक, पेट की अगर हम बात कर लें, यानी कि उदर में एसिड यानी अम्लीयता, उदर में अम्लीयता यानी कि एसिडिटी इन स्टमक। अब देखो, चाहे आप मिर्ची खाओ ज़्यादा, चाहे आप ज़्यादा खट्टा खाओ, क्या होता है, पेट में जलन होने लगती है। क्या होती है, जलन होने लगती है हमें। क्यों जलन होती है, वो एसिड के मामले में, यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। आप कुछ ज़्यादा खट्टा खा ले तो, या ज़्यादा खा ले तो, ज़रूरत से ज़्यादा भी खा लो तो भी बेटा एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यानी हमारे पेट में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में गैस भर जाती है ना। होती है ना समस्या ऐसी, तो कि भाई ऐसा किसी को नहीं हुआ, सबको हो रही है, ठीक है। अब इस चीज़ को कम करने का उपाय क्या है? इसके लिए आप लोग जैसे टीवी देखते ही हो, नॉर्मली ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे नहीं लगता टीवी नहीं देखता, सब देखते हो। तो उसके अंदर आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, डाइजीन। डाइजीन, जिनको आजकल क्या है, काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स इनको प्रमोट कर रहे हैं डाइजीन को, है ना। पहले टैबलेट आती थी, आजकल सिरप की फॉर्मेट में आ रहा है। फिर इनो, वर्ड सुना होगा, है ना। तो ये क्या है, ये एसिड रिएक्टर्स है, यानी ये बेसिक सब्सटेंस है। ये क्या है, सारे बेसिक सब्सटेंस है जो एसिड की मात्रा को कम करते हैं, ठीक है। इनमें हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ लेते हैं वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है एंटासिड, एंटासिड के नाम से भी जाना जाता है, यानी एंटी ऑफ एसिड। एंटी एसिड का यानी कि अम्ल का क्या हो गया, प्रतिरोधक। ये अम्ल की मात्रा को घटाता है, MgOH होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है बेटा, बेस सब्सटेंस है, यानी क्षारीय पदार्थ है जो क्या करते हैं, इनको घटाते हैं, जो इनको घटा देते हैं। किसकी मात्रा को, अम्ल की मात्रा को कम कर देता है। और उसका मान कहाँ लेके आ जाता है, इस न्यूट्रल के पास लेके आ जाते हैं, 7 के पास में लेके आ जाते हैं। दूसरा, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, अगर मैं अब दूसरे टॉपिक की अगर बात कर रहा हूं आपके सामने, तो वो है हमारा दंत क्षय, यानी कि टूथ डीके। टूथ डीके यानी कि बेटा दंत क्षय, ठीक है। क्या है, टूथ डीके यानी कि दंत क्षय। क्लियर, चलिए। तो अब अगर हम इसमें बात करें, टूथ डीके यानी दंत क्षय, देखो आप मीठा खाते हो, खट्टा खाते हो, सब्जी अपन हर तरह की खाते हैं, खाना हर तरह का खाता है। तो उस खाने से क्या होता है, खाना खाने के बाद खाने के अंदर अम्ल की मात्रा होती है। खाना खाने के बाद में हमारे मुंह में अम्ल बच जाता है। ये अम्ल क्या करता है, यदि हम इसको कम न करें, यदि हम इसको कम न करें तो ये अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों की जो परत है, किसकी है, कैल्शियम फॉस्फेट की जो इनामल है, कैल्शियम फॉस्फेट की जो एक लेयर लगी हुई है हमारे दांतों के ऊपर, ये क्या करती है, उसको बिखेरना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उसके प्रतिक्रिया करके उसका क्षय कर देती है, उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं बेटा, कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भैया कम से कम आप 2 बार ब्रश करो, एक सुबह एक शाम। सुबह जब आप नींद में से उठ जाते हो, शाम को खाना खाने के बाद, ताकि उसके अंदर आपके जो मुंह रहे वो क्या हो जाए, साफ़ हो जाए, उसमें अम्ल की मात्रा घट जाए। एक बात बताना मुझे, आप सबसे एक छोटे से बात पूछता हूँ, हमारे घर में हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, कुछ गाँवों से रिलेटेड है, ठीक है, जिनकी एज आज 60-70 साल 80 साल की है, या कोई बच्चों में भी आदत होगी आजकल भी, क्या करते हैं, खाना खाया, पानी हाथ में लिया या मुंह में लिया, फिर मुंह के अंदर ही क्या करते हैं, उसका गरारा करता है। क्या करता है, गरारा करते हैं, ताकि वो अंदर का खाया हुआ पार्टिकल साफ़ हो जाए। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीज़न है ऐसा करने का, क्या कारण है? एक, अगर माउथ के अंदर यानी मुंह में एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो बेटा बदबू भी बढ़ेगी। क्या होगी, बदबू भी बढ़ेगी। फिर आप लिस्ट्रीन का इस्तेमाल करोगे या और भी जो मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल करोगे, पेपरमिंट खाओगे, च्युइंगम खाओगे, ठीक है, आजकल तो वो सेंटर फ्रूट भी बता रहे हैं, वो भी खाओगे। तो क्या कारण क्या है, क्यों बात खानी पड़ रही है हमें, क्योंकि हम अपने मुंह का ख्याल
नहीं रख रहे, हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। और बेटा ख्याल नहीं रखोगे तो फिर आगे जाके नुकसान हमें ही होना है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रश करो। अब ब्रश के अंदर हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो टूथपेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है, बेस सब्सटेंस का बना हुआ होता है, वो क्षार का बना हुआ होता है। इसीलिए वो क्या करता है, एसिड की मात्रा को कम करने में सहयोगी है। वो क्या करता है, उसको वापस न्यूट्रल तक लाने की कोशिश करता है। क्या करता है, कोशिश करता है। जितने ज़्यादा अच्छे से सफाई करोगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए भी फ़ायदा होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की, यानी कि एसिड रेन की। एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा की अगर बात करें, तो हमारे वातावरण के अंदर जो सल्फ़र है, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, वो क्या करता है, वातावरण में जो नमी है, जो नमी उपस्थित है यानी H2O, इसके साथ में क्या कर लेता है, वो रिएक्शन कर लेता है। वो क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, H2SO4। क्या बना लेता है, H2SO4। हो सकता है फैक्ट्री से निकलने वाला हो, बाइक से निकलने वाला हो, कार से निकलने वाला हो, और इनमें से जो हमारे सॉइल है उसमें से निकलने वाले नाइट्रिक कंपाउंड्स है वो भी HNO3 का फॉर्मेशन करता है। ये जो एसिड है, ये जब बरसात होती है हमारी, जब पहली बरसात होती है, जो प्रथम जो बरसात होती है, उस बरसात के अंदर क्या होता है, ये पूरे वातावरण में घूमते रहते हैं। ये पार्टिकल्स वातावरण में होते हैं नमी के साथ। अब जब वहाँ से पानी आ रहा है, जब वहाँ से पानी आ रहा है, तो जो पानी आ रहा होता है बरसात का, वो शुद्ध होता है। वो क्या होता है, शुद्ध। परंतु इन लेयर्स को, यानी कि इन लेयर्स को वो क्या करते हुए, क्रॉस करते हुए, जैसे जैसे वो नीचे आते रहता है, जैसे जैसे वो क्रॉस करते हुए नीचे आता है, तो जैसे ही वो क्रॉस करेगा वो रिएक्शन करके H2SO4 बना लेगा। और यदि वो H2SO4 बनाएगा तो वो बरसात पहली क्या होती है, एसिडिक यानी कि अम्लीय। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रथम जो बरसात होती है वो अम्लीय होती है, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों, अगर आपने कभी सुना होगा, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा होगा कि अगर प्रथम बरसात आ रही है और आपके बॉडी के ऊपर यानी पीछे जिनके चेहरे पर पिंपल्स हो रखे हैं, बॉडी पे अगर फुंसे हो रखी है, छोटी छोटी गमोरियाँ हो रखी है, अगर वो पहली बरसात में नहा ले तो वो क्या हो जाती है, सही होती है। सही क्यों होती है, क्योंकि इनमें एसिड की मात्रा होती है जो उससे के साथ में रिएक्ट करके क्या कर लेती है, उसको प्रेशराइज कर लेती है, उसको रिएक्शन में उसको क्लियर कर लेती है। तो कुछ हद तक हमें उनसे क्या मिल जाता है बेटा, रिलीफ मिल जाता है। आ गई, तो ये है अम्लीय वर्षा। इसी में मैं एक और शब्द दे रहा हूँ आपको, मार्बल क्षय। मार्बल क्षय यानी कि क्या है, मार्बल कोरोजन। अब देखो मार्बल कोरोजन क्या है, अगर आप लोगों ने पत्थर देखा हो, मार्बल देखा हो, जो वाइट कलर का पत्थर आता है, जो संगमरमर जिसको आप कहते हो, ताजमहल जिसका बना हुआ है, तो वैसा अगर पत्थर है, तो उस पत्थर पर जब ये बरसात गिरती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका क्षय होता है, उसका क्षय होता है, यानी कि उसमें पीलापन आ जाता है, उसमें पीले पीले धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मार्बल क्षय। क्या बोलते हैं, मार्बल क्षय बोलते हैं, यानी कि इट इज़ कॉल्ड एज अ मार्बल कोरोजन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मार्बल कोरोजन। क्लियर, आ गई यहाँ तक की बात समझ में। चलिए, तो अब है कि अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगले वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोगों को गुरुस आश्रम ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करनी होगी। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस आ रहा है वो बहुत ही कम रेट में मार्केट से अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस लोगे, ऑनलाइन क्लासेस में वही बेनिफिट्स है जो ऑफलाइन में हो रहा है। तो जब आपको ऑफलाइन में अगर कम में मिल रहा है तो क्यों ऑनलाइन में अगर कम मिल रहा है तो क्यों आप ऑफलाइन में अपना टाइम दे रहे हो। एक्चुअली में आप घर में रहोगे। ये जो अब हमारा कोविड-19 का जो सेशन चल रहा है, इसमें बाहर जाने से बेटर है, आपको स्टडीज़ में भी लॉस नहीं और आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू। तो कोशिश कीजिए कि आप इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें अपने ऐप में, और अपने फ्रेंड्स में, अपने गांव में, हर जगह उन लोगों तक पहुंचाए जो स्टडी से जुड़े हुए हैं। ओके, टिल देन थैंक यू एंड वेट फॉर माय न्यू वीडियो ऑन दिस ऐप।
ओके, थैंक यू।